हम तो अपील भी करते हैं कि और हम चाहते भी हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए और लद्दाख में भी डेमोक्रेसी बहाल होना चाहिए और पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी स्टेटहुड की डिमांड्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। बाकी रहा 6 शेड्यूल का मामला, वो तो हम लोग लद्दाख और 6 शेड्यूल हो स्टेट होकर लेह और कारगिल एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार आई है, इसीलिए क्योंकि वी हैव रिजन अबव अपना पर्सनल पॉलिटिक्स। आग तो क्या आपने मौत और खून की होली खेली है, आपने आग कहाँ लगा दी, आपने तो हमारा सब कुछ छीन लिया आपने, और इसके बाद कहते हैं आग, इससे ज्यादा क्या आग लगने वाली है। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो सुर्खियों में हर रोज हमें दिखाई पड़ रहा है। आज सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि वांगचुक, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है क्योंकि उनका कहना है कि उनके पति को किन धाराओं के तहत, यानी सोनम वांगचुक को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है उनको इसके बारे में मालूम नहीं। हमारे साथ काफ़ी सीनियर लोग हैं लेह लद्दाख से और करगिल से। हमारे साथ असगर अली साहब भी हैं, स्टैंजिन भी हैं और सज्जाद करगिली साहब भी हैं। ये लोग करगिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और मैम जो हैं वो कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले मैम मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जो सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो कहाँ है सोनम वांगचुक? कुछ बारे में, इस बारे में आपकी उनसे चर्चा हुई? जी नहीं, हमारे को सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट से ही पता चला कि उनको जोधपुर में कहीं रखा गया है और इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके मिसेस के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, सो बेस्ट होगा कि आप उनसे बात करें और मे बी शी विल बी एबल टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। सर, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मिस्टर वांगचुक के ऊपर, बहुत संजीदा एलिगेशंस हैं। एनएसए के तहत उन्हें बुक किया गया है। हमने हमेशा देखा था कि वो एक पीसफुल अनशन जो है वो वहाँ पर कर रहे थे। कई बार उनका अनशन हमने जो है रिपोर्ट भी किया, कवर भी किया। तो सडनली क्या चेंज हुआ लेह लद्दाख में कि उन्हें एनएसए के तहत बुक कर दिया गया? एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से आप बातचीत करते रहे हैं, आप तक क्या जानकारी मिल रही है? सडनली कुछ चेंज नहीं हुआ। सडनली एमएचए का और यूनियन गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज हुआ है और कोई भी चीज़ें चेंज बिल्कुल नहीं हुई है। लद्दाखी आज भी वही लद्दाखी है जो पीस लविंग लद्दाखी है, जो अमन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, जिन्होंने 48 के जंग से लेकर 99 फिर इसके बाद गलवान तक हर वक्त देश के लिए इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। इस देश को सबसे ज़्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार की है और हमेशा कुर्बानी देते आए हैं। आज अचानक जब यही लद्दाखी अपनी डिमांड्स को लेकर 4 पॉइंट एजेंडा, और उसमें से 2 मेजर जो डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है तो उसी जमहूरियत के हम हिस्से हैं और इस जमहूरियत में लद्दाख की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है, स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, जहन में रखते हुए लद्दाखी कह रहे हैं भाई हमें डेमोक्रेटिक राइट दे दें। डेमोक्रेटिक राइट के लिए हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो आपको हायर पावर दे दैट स्टेटहुड, और हम कहते हैं हमें स्टेटहुड दे दें, राज्य का स्टेटस हमें दे दें। फिर इसके बाद जो हमारी पर्यावरण है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी लैंड है, हमारी सभ्यता है, सभ्यताओं को, कल्चर्स को, लैंड को, पर्यावरण को, इन सब के संरक्षण के लिए हम कह रहे हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के संरक्षण के लिए दी गई है, उसी संरक्षण को हम मांग रहे हैं। जहाँ 50% पॉपुलेशन ट्राइबल्स हो वहाँ पे आप दे रहे हैं, तो हमारे तो 98% पॉपुलेशन ट्राइबल्स हैं। और लद्दाख इतनी सेंसिटिव जोन है जहाँ एक साइड आपका LAC है चाइना के साथ 1000 किलोमीटर, LOC है पाकिस्तान के साथ 1000 किलोमीटर, सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड आपको लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर पे। इतनी सेंसिटिव एरिया में, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के एरिया में, जब वहाँ के लोग जिन्होंने हर वक्त इस देश की, इस धरती की रक्षा की है और इसके लिए अपने जवान कुर्बान किए, अपने बच्चों को कुर्बान किया, आज वो अगर कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक राइट दे दे, हमें संरक्षण दे दे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल दे दे, तो आज क्यों इन्हें गोली दी जाती है? तो बातचीत तो चल रही थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो सडनली व्हाट वेंट रॉन्ग? तो ये इन्हीं का प्रॉमिस था। 27 मई को इन्होंने उसी में हाई पावर कमेटी में प्रॉमिस की थी कि आपके स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। मई से लेकर आज कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर।
कोई डेट इन्होंने नहीं दी। कहा था विद इन मंथ्स हम आपको दे देंगे। जून चला गया, जुलाई चली गई, सितंबर अगस्त चला गया, सितंबर चली गई, और उसके बाद लास्ट में जब फिर लद्दाखियों को मजबूर किया जाता है, इनकी टोटली सुनवाई बंद की जाती है, और इसके बाद फिर ये अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे। लद्दाखियों ने पद यात्रा की 1000 किलोमीटर के, लद्दाखियों ने बंद की, जंतर मंतर पे धरने दे दिए, सब कुछ सहा लद्दाखियों ने अपने पे। आज फिर जब बातचीत नहीं कर रहे हैं, अनशन पे बैठे, तो फिर इसके बाद कहते हैं जी हम बातचीत करेंगे गन पॉइंट पे, हम बातचीत करेंगे आपके जो प्रोटेस्ट करने वाले इनको मारने के बाद, हम बातचीत करेंगे आपके लोगों का हॉस्पिटल बेचने के बाद, आईसीयू बेचने के बाद, हम बातचीत करेंगे आपके 60 से ज़्यादा लोगों को काल कोठरी में डालने के बाद। तो ऐसे में कहाँ बातचीत होगी? तो हमारा कंडीशन से ही, अगर आप चाहते हैं हमसे बातचीत करें, आप कहते हैं, यही बीजेपी के आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं लद्दाख हमारी मुकुट है, लद्दाख हमारे लिए सर्वप्रिय है। अमित शाह कहते हैं हम बहुत ही सिंसियर हैं, सीरियस है नेस है। तो कहाँ आपकी सिंसियरिटी दिखाई देती है? कहाँ आपकी सिंसियरिटी दिखाई देती है? सीरियसनेस दिखाई देती है? कहाँ हमें लगता है कि लद्दाख मुकुट है? आपने इस लद्दाख को तो इस तरीके से पोर्ट्रेट किया कि ये देश सबसे बड़ा देशद्रोही यही लद्दाखी हैं, चाइना के साथ ये मिले हुए हैं, पाकिस्तान के साथ ये मिले हुए हैं। तो ये कहाँ का मुकुट है? कहाँ की ये पैट्रियट है? तो अब इनको इस तरीके से प्रोजेक्ट करके देश के सामने ला रहे हैं, और इसके बाद कहते हैं बच्चों को मारने के बाद, बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने के बाद, लोगों को पकड़ने के बाद कहते हैं हमारे साथ बातचीत करो। तो ये बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, जैसे 6 अक्टूबर को जो बातचीत थी स्लेटेड थी, तो अभी आप लोगों की मुख्य मांगे जो हैं, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है, और जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, हालांकि आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी, वो ऑर्डर की गई है। तो बेबी स्टेप्स जो हैं वो केंद्र लेने को तैयार है और बातचीत के लिए तैयार है। तो आप लोगों का क्या पक्ष है? मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट के ऊपर इंक्वायरी कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सारा फेलियर तो यूटी सेटअप का है। और क्या मजिस्ट्रेट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की खामियों पर वो जुडिशल इंक्वायरी कर सकता है? उसके पास वो इख्तियार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बातचीत के लिए एक एप्रोप्रिएट, मुनासिब और फिर एक डिग्निफाइड माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो जुडिशल प्रोब है, जो हर जगह कहीं भी कोई दंगा होता है तो उसकी इम्पार्शल गैर जानिबदाराना वो उसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाती है। जुडिशल इंक्वायरी के फ़ौरन बाद जो लोग ज़ख्मी हैं, जो मारे गए, उनको मेडिकल रिलीफ और मेडिकल असिस्टेंस के साथ कंपनसेशन का दिया जाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हमारे लोग बंद हैं, उनके ऊपर से अनकंडीशनल जो चार्जेस हैं वो हटाए जाएं, उनको रिलीज़ किया जाए, न कि बेल दिया जाए। जितने भी लोग छूटे हैं वो हमारे बार एसोसिएशन लेह की मेहरबानी है उनका, और जुडिशरी के ज़रिए उनको इंसाफ मिला है और वो बेल पे रिहा हुए हैं। तो ये एक डिग्निफाइड वे तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना लद्दाख में हम लोग, एक चीज़ ये सरकार को जान लेना चाहिए कि उनको ये लगता है कि 50-60 लोगों को हमने गिरफ़्तार कर लिया, सोनम वांगचुक के अंदर NSA लगा लिया तो शायद लद्दाख खामोश होगा। तो उनको ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम अपना पीसफुल आंदोलन वो आइंदा भी कंटिन्यू रखेंगे, और बहुत जल्दी हमारी लेपेक्स बॉडी के साथ मिल करके हम आइंदा क्या करने वाले हैं उस पर भी गौर करेंगे। सर, कविंदर गुप्ता जी आपके तो एसोसिएट रहे हैं, आपके कोलीग रहे हैं, अब जब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस फायर ओपन नहीं करती तो लद्दाख जल जाता, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि आप तो उन्हें कई सालों से जानते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं उनको 2014 के बाद जानता हूँ। हमारे साथ जब हम असेंबली में थे, हमारे स्पीकर थे, इसके बाद डिप्टी CM रहा है। जो कविंदर गुप्ता थकते नहीं थे लद्दाखियों की प्रशंसा करते हुए, जो कविंदर गुप्ता हमेशा लद्दाखियों पे गर्व करते थे, कहते हैं इनके जैसे कोई भी देश प्रेम करने वाले कोई नहीं मिलेगा। लद्दाखी सबसे ज़्यादा सिंपल है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा शांति चाहने वाले हैं। आज उन्हीं लद्दाखियों को जब सर्विस देने का टाइम आया, यही कविंदर गुप्ता जी मेरे बेटे को, मेरे भाई को गोली से भून रहे हैं। मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़ख्मी करके ICU पहुंचा रहे हैं। यही कविंदर गुप्ता जी, जिनसे हमने कभी
ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का करेंगे। हमारे सर से ज़्यादा बच्चों को काल कोठरी में डाल रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद जिस इंसान ने इस लद्दाख के लिए और इस देश के लिए अपनी ज़िंदगी के 60 साल दे दिए, फ़ौज को सर्विस देते हुए, फ़ौज को फैसिलिटेट करते हुए, लोगों की शिक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, आज उसी आदमी पे जिसको इतनी बड़ी अवार्ड मिली है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, उस आदमी पे आप NSA लगा के, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा के, चाइनीज़ और पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा के, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कविंदर गुप्ता जी ऐसे करेंगे। कहते हैं आग लग जाता है। आग तो क्या, आपने मौत और खून की होली खेली, आपने आग कहाँ लगा दी? आपने तो हमारा सब कुछ छीन लिया आपने, और इसके बाद कहते हैं आग, इससे ज़्यादा क्या आग लगने वाली है? कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि कांग्रेस इंस्टिगेट करी। कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। कोई हम में से कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वायलेंस के लिए इंस्टिगेट करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। हमारे किसी युवा नेता ने एक आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट इसलिए किया है क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लोग थे जो कि ICU में पहुंच गए थे, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए थे। वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे सोनम वांगचुक जी के साथ सपोर्ट करते हुए, तो वो इमोशनल हो गए थे। लेकिन उनका कोई हम में से किसी के पास ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इस हद तक कोई स्टेट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। क्योंकि जो वायरल हो रही थी उसमें भी बताया जा रहा था कि मिस्टर छेपा को दिखाया गया था कि वो वायलेंट प्रोटेस्टर है। उनका एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन था जिनका फोटोग्राफ रिलीज़ किया गया था। उसमें दिखाया गया था कि ये छप्पा है क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। लेकिन उसी के बाद जब फोटोग्राफ्स फिर से निकले जिसमें वो विदाउट मास्क एंड विद मास्क, एक पूरा क्लियर हो गया था कि मिस्टर ये छेपाक नहीं है उसमें इन्वॉल्व। तो यहाँ से ही क्लियर पता चल जाता है, वो तो क्लियर हो गया था पिक्चर कि छेपाक का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बाकी रहा 6 शेड्यूल का मामला, वो तो हम लोग लद्दाख और 6 शेड्यूल हो स्टेट होता लेह और कारगिल एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार आई है, इसीलिए क्योंकि वी हैव रिजन अबव अपना पर्सनल पॉलिटिक्स। हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आइडेंटिटी को, जैसे करबलाई साहब ने बोला है। और हमें ऐसा प्रोविज़न चाहिए जिसमें हम अपने एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स हो ताकि हम लोग अपना खुद का डिसीजन ले सके। करबलाई साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, बेरोज़गारी को लेकर वहाँ पर काफ़ी चर्चा जो है हो रही है लद्दाख को लेकर। हालांकि LG साहब की तरफ से ये बोला जा रहा है कि कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पर लगाई जा रही हैं, कई इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेरोज़गारी का अगर लद्दाख की छोटी सी पॉपुलेशन में नेशनल लेवल पे इसका दर देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट बेरोज़गार आपको लद्दाख में पाए जाते हैं। अब ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लगा रही हैं और इसके बाद इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी कहाँ पे, ये कविंदर गुप्ता जी खुद अच्छी तरह से बता सकते हैं। पिछले 6 साल से हमारे युवा सड़क पे है, हमारे युवा चिल्ला चिल्ला के थक गए, हमें रोज़गार देते हो। इन्हीं के सांसद ने, पूर्व सांसद ने कहा था कि हम आपके 12,000 20,000 युवा को हम नौकरी दे देंगे। वो नौकरी कहाँ पे है? पिछले दिनों DGP साहब पूरी UT एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन बन के कहते हैं हमने 500 लोगों को पुलिस में भर्ती की थी, इनका पास आउट हमें करना था। तो ये नौकरी है आपकी, आपने कहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली है जो हमें समझ में नहीं आती है। इंडस्ट्री अगर लगाए तो वो लद्दाख के वातावरण को देखे, इसके एनवायरनमेंट को देखे, इसकी जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम, इन सभी चीज़ों को देखे। तो ये सारी चीज़ें न UT एडमिनिस्ट्रेशन से, न MHA से, न यूनियन गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं बन रही है। आप सीधे लद्दाखियों को उठा के दीवार के साथ लगा रहे हैं और इसके बाद गोली चला रहे हैं और इसके बाद कहते हैं हम आपके लिए बहुत ही सीरियस है, हम आपके बहुत ही शुभ चिंतक हैं, हम आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप तो हमारे मुकुट हैं। पॉलिटिक्स की अगर बात करें हम सर, उमर अब्दुल्ला साहब जो है उनकी तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आए। एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि लद्दाख बहुत खुश था जब 5 अगस्त 2019 को उसे UT का स्टेटस मिला था। तो ये भी आया कि आपको देखना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो, कई बार आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं। मैंने कई बार सुना है आपको कई प्लेटफॉर्म से बात करते हो जिस पे आपने बोला था कि जम्मू कश्मीर जब अपनी स्टेटहुड मांगता है तो उसे लद्दाख के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उमर साहब से? हम तो अपील भी करते
करते हैं कि और हम चाहते भी हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए और लद्दाख में भी डेमोक्रेसी बहाल होना चाहिए और पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी स्टेटहुड की डिमांड्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। रही बात जहाँ तक मैंने उमर साहब का मैसेज पढ़ा उसमें यही था कि चूंकि लद्दाख ने यूटी मांग नहीं की थी, अब वो सरकार ने वादा नहीं किया था यूटी स्टेटहुड का, तो लेकिन हमें वादा किया था, हमें नहीं दिया गया है, तो वो इस पस मंज़र में वो लोग बोल रहे थे। तो ऐसा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 53 की पोजीशन को लेकर यानी जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी को लेकर के स्ट्रगल कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई वादा नहीं है, तो स्ट्रगल करना, अपनी बात को आवाज़ को उठाना कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, एक जायज़ चीज़ है। और जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आरज़ुएं बढ़ती जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब छोटा होता है तो वो बाइक मांगता है, लेकिन जब वो बालिग हो जाता है तो उसकी आरज़ुएं भी बढ़ती है और उसी के साथ साथ उसकी डिमांड्स भी बढ़ती है। उसी के साथ साथ एक रीजन का भी यही होता है कि एक रीजन जब बड़ा हो जाता है वो अपने आप को एक स्टेट की मांग कर सकता है, और हम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, वो इस मांग को जायज़ ठहराते हैं। और हमें उम्मीद है कि इतने बड़े देश में लद्दाख जैसे एक रीजन को स्टेटहुड देने से इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा और हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी मजबूत होगी। कई ऑपोजिशन पार्टीज ने भी ये मुद्दा आपके लिए उठाया है, तो आप क्या उनसे संपर्क साधेंगे? नहीं, मैं तो देश के हर उस सामान्य व्यक्ति का जो जिन्होंने पर्सनल लेवल से लेके और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इन मुद्दों को उठाया है, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी उठाया जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस कड़े संकट के दौर में जो है लद्दाख का साथ दिया, लद्दाख की आवाज़ बने। और हम तो अपील करते हैं कि आइंदा भी उठाएं, और कांग्रेस समेत जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं और इवन बीजेपी में भी जो लोग देश हित के बारे में सोचते हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आइंदा आने वाले टाइम में लद्दाख के स्टेटहुड की एडवोकेसी करें, लद्दाख के 6 शेड्यूल जो बीजेपी का अपना प्रॉमिस है उसको याद दिलाएं, उसको। आखिरी सवाल सर, 10 सेकंड में आप केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि अक्टूबर 6 को अगर बातचीत हो तो उससे पहले क्या कहें? क्विकली। आप जुडिशल इंक्वायरी करें हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, आप कंपनसेशंस दे दें इमीडिएटली, जितने भी डिटेनीज हैं विदाउट जुडिशल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग अवर हीरो सोनम वांगचुक जी, इनको रिलीज करें। वी आर रेडी फॉर टॉक्स। आप क्या कहेंगी, कांग्रेस की तरफ से क्या मुद्दा रहेगा? जुडिशल इंक्वायरी के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए डेफिनेटली यही है, हमारा एक ही है। और सर आप क्या कहेंगे कि बातचीत तो होनी ही है, आखिरकार हर मसला जो है बातचीत से ही सुलझता है, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? वही कि एक डिग्निफाइड मैनर में बातचीत होना चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ खून बहे और एक तरफ हम जाके बातचीत करें। तो ये मुझे लगता है ये उस इनजस्टिस जो हुआ है उसको जस्टिफाई करेगा। हमारा जो बातचीत में जाना, जो इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिफाई करेगा, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लद्दाख जो है वो एक पीसफुल रीजन माना जाता है, जैसे कि सज्जाद करगली साहब कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ये लोग तैयार हैं, कुछ इनकी मांगे हैं, और ये जो बातचीत है वो डिग्निफाइड मैनर पे आगे जो है वो बढ़नी चाहिए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।